औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस किया था बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर को, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। दो क्वेश्चंस आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ये सवाल। हम ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं यहाँ पर वेक्टर्स को ऐड करने का। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि वेक्टर पर नॉर्मल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन के रूल फॉलो नहीं किए जाते। उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है सर? उनके लिए हमें डिफरेंट रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं और वही रूल्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल मेथड। एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ वेक्टर्स कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड है। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं। हम कहते हैं head to tail method or graphical method is one of the easiest method used to find the resultant vector of two or more than two vectors। दो वेक्टर्स को अगर आपको प्लस करना है, जो इसका आंसर आता है उसे हम नाम देते हैं रिजल्टेंट का। ये बेस्ट मेथड है इनको प्लस करने का अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एहतियात से समझिएगा, चूंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी फिर हमें इसी चैप्टर में करने होंगे। हेड और टेल का मतलब हम सब जानते हैं, जो टॉप पार्ट होगा वो हेड कहलाएगा सर, और जो लास्ट पार्ट होगा वो टेल कहलाएगा। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सर। इस तरह से एरो हेड से हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसकी डायरेक्शन को, और बोल्ड में हम इसे लिखते हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनको यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। आपको इस वेक्टर का रिजल्टेंट मालूम करना है, तो उसका तरीका क्या होगा? इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, चूज अ सुटेबल स्केल फॉर द वेक्टर सो दैट दे कैन बी प्लॉटेड ऑन द पेपर। भाई सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि वो 10 न्यूटन का था। अब 10 न्यूटन को तो आप नहीं बना सकते ना अपने पास, या मैं कहता हूं 50 न्यूटन था, तो 50 न्यूटन को तो आप नहीं बना सकते। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 10 न्यूटन किसके बराबर हो गया? 10 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। या आपने कह दिया मिसाल के तौर पे 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 20 न्यूटन किसके बराबर हो गया? 2 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, ताकि आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकें। ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर 2 क्या होगा सर हमारा? ड्रॉ रिप्रेजेंटेटिव लाइन ओ ए ऑफ वेक्टर ए, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ए बी ऑफ वेक्टर बी सच दैट द टेल ऑफ बी कंसाइड विद द हेड ऑफ ए। ये क्या बात की गई? कह रहा अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है। पहले आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की 4 सेंटीमीटर की मिसाल के तौर पे। इस पॉइंट को आपने नाम दिया ओ और इस पॉइंट को आपने नाम दिया ए। तो ये लाइन क्या बन गई? ओ ए बन गई। अब इस पर आपको क्या ड्रॉ करना है? वेक्टर बी ड्रॉ करना है। अगर एंगल नहीं दिया तो आप 90 पर ड्रॉ करेंगे, और अगर एंगल दिया गया होगा तो डी की मदद से उस एंगल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एडिशन कैसे करना है? ए का जो हेड है वो बी की टेल के साथ जुड़ा होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये ए का हेड है और ये बी की टेल है, तो इस तरह से आपने इसको जोड़ा है कि वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए। स्टेप नंबर 3 क्या है सर? अब ये जो लाइन हमारे पास बच रही है ना, ओ और बी, इस लाइन को आप स्केल की मदद से कंबाइन कर देंगे, तो जो नई लाइन बनेगी वो कहलाएगी हमारे पास रिजल्टेंट। तो लिखा हुआ है ज्वाइन ओ एंड बी, तो लाइन बन जाएगी ओ बी, जो एक्चुअल में क्या है? रिजल्टेंट है। देखते हैं सर ये कैसा दिखेगा। ये देखिएगा बेटा, ये ओ ए, ये ए बी, और अब आपने ओ को ए से ज्वाइन कर दिया। अब कैसे ज्वाइन करेंगे? हेड के साथ हेड को मिलाएंगे, टेल के साथ टेल को मिलाएंगे, तो आपके पास आर आ गया। अगर ये आपने 4 सेंटीमीटर का बनाया या आपने 3 सेंटीमीटर का बनाया, अब स्केल की मदद से आप आर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास रिजल्टेंट कितना आया। फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास? देखिए ओ बी। अब ओ बी क्या चीज है सर? दिस इज ओ बी। इस लाइन को हम ओ बी कह रहे हैं। ओ बी किसके बराबर है? ओ ए प्लस ए बी। ओ बी एक्चुअल में क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। और ओ ए असल में क्या है? वेक्टर ए। और ए बी क्या है असल में? वेक्टर बी। Measure the length of line segment OB and multiply it with the scale chosen initially to get the magnitude। आपने लिया 7 सेंटीमीटर आया। अब आप देखें कि आपने स्केल में क्या लिया था? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन अगर लिया था, तो आप 7 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? आंसर आ गया आपके पास 7 न्यूटन। ये वेरी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि 4 और 3 मिलाएं तो 7 आपके पास आंसर आएगा। Step number 5, the direction of resultant vector is directed from the tail of A to the head of B। डायरेक्शन कैसे बन रही है सर? हम ये पहले ये बात समझ चुके कि एक तरफ से टेल लग रही है ए की और एक तरफ से बी का हेड लग रहा है। ये इसकी डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये सवाल हमें समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, आपके पास वेक्टर ए है 5 न्यूटन का और वेक्टर बी भी है 5 न्यूटन का। आपको उसका रिजल्टेंट मालूम करना है। तो क्या करेंगे, 5 न्यूटन को पहले 5 सेंटीमीटर बना दें, दो 5 सेंटीमीटर की लाइंस खींचेंगे और रिजल्टेंट कैलकुलेट करके आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेकंड मेथड हमारे पास क्या होता है सर, सेकंड मेथड हमारे पास कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक मेथड क्या था, एक मेथड था हमारे पास बाय हेड टू टेल रूल, दूसरा मेथड क्या आ गया है, बाय पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्या होता है सर, इसका स्टेटमेंट है इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। कहता है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करती हैं तो उसके दरमियान में जो डायगोनल बनेगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। आइए एक्सप्लेनेशन की मदद से समझते हैं। अब हमें कहा जाता है कि सर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं v1 एंड v2। तो हमने कहा सर v1 और v2 को हम कैसे बना रहे हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर v1 बनाया, हमने यहाँ पर v2 बनाया। पैरेललोग्राम में हम क्या कहते हैं, अपोजिट साइड्स यहाँ पर इक्वल आपने बना दी, इसको आपने अज्यूम करके बनाया और इसको आपने अज्यूम करके बनाया। डायगोनल कौन सी लाइन होती है सर, डायगोनल वो लाइन है जो सेंटर से बाइसेक्ट करती हुई जा रही है। सो दिस इज v1, दिस इज v2। ये जो डायगोनल आपने बनाया है ये क्या है, रिजल्टेंट है। देखने को समझने को ये थोड़ा सा सिमिलर है हेड टू टेल रूल से, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पर आपने एक डायगोनल जनरेट कर दिया और उस डायगोनल में आपने अपने वेक्टर्स को प्लॉट किया था। अब लॉ क्या था, लॉ कह रहा था सर रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। तो ये ओ ए आपके पास और ये ए बी है, ये सिमिलर। अगर आपको हेड टू टेल रूल समझ में आ गया था तो बहुत आसानी से आपको ये बात भी समझ में आ जाती है। फिर हम कहते हैं ये तो आपको डायरेक्शन पता लग गई ना, मैग्नीट्यूड कैसे पता लगेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग साइन लॉ और कोसाइन लॉ। सर भी साइन और कोसाइन लॉ क्या होते हैं, ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है कोसाइन लॉ का, r इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस एंगल बिटवीन ओ ए बी का अंडर रूट। ये कहलाता है लॉ ऑफ कोसाइन। ये न्यूमेरिकल आप के लिए आपको याद रखना है फॉर्मूला कि अगर आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएं और उनके दरमियान एंगल दे दिया जाए और रिजल्टेंट मालूम करना होगा तो फॉर्मूला, अगर आप कोसाइन लॉ इस्तेमाल करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, फिर रिपीट करते हैं, v1 स्क्वायर यानी v1 की जो भी वैल्यू दी गई होगी उसका स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर यानी v2 की जो भी वैल्यू दी जाए उसका स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस एंगल ऑफ ओ ए बी यानी एंगल जो आपको दिया जाएगा। इस फॉर्मूला को अगर हम गौर से देखते हैं तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आते हैं साइन लॉ, अगर आप साइन लॉ से मालूम करना चाहते हैं तो क्या होगा, v1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ अल्फा, v2 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ बीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट साइन ऑफ थीटा। अब अगर हम डायग्राम की तरफ जाते हैं तो अल्फा बीटा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वो एंगल जो आपके पास यहाँ बन रहा है उसे हम नाम दे रहे हैं अल्फा, वो एंगल जो आपके पास यहाँ बन रहा है उसे हम नाम दे रहे हैं बीटा। तो रिजल्टेंट का जो एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। अगर आपको तमाम एंगल्स दिए होंगे तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, साइन लॉ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको एक ही एंगल दिया होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कोसाइन लॉ। चूंकि न्यूमेरिकल में लिखा नहीं होता कि साइन लॉ से सॉल्व कीजिए या कोसाइन लॉ से सॉल्व कीजिए, आपको खुद इस बात को उस वक्त समझना होगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। हम इसके न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे डिटेल में, ताकि जब थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल करते हैं तो वो हमें और ज्यादा आसान लगता है। थोड़ी सी चीजें मुश्किल होती जा रही है हमें, आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें हमें समझ में आई हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, यानी आपको यही फॉर्मूला यूज करते हुए मैं क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा और उससे हमारी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।